प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9वीं की जो है फाइनल परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हम देखने वाले हैं वो सभी प्रश्न जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और समझ कर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिवरे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की जो एक मुद्रा थी, जिस तरह से हम लोग के यहाँ मुद्रा चलता है रुपया, उसी तरह फ्रांस की एक मुद्रा थी जिसका नाम था लिवरे, उसको किस वर्ष जो है समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1794 में समाप्त किया था। कब किया था? 1794। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है, फ्रांस सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। फ्रांस सरकार जो है करों में, टैक्स में जो है वृद्धि बढ़ाने के लिए क्यों बाध्य हो गई थी। तो देखिए, बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लास्ट जो है इसका बिल्कुल इनमें से सभी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए, तभी आप सोशल साइंस का पेपर में बिल्कुल 4 के आएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे। फ्रांस की पूरी आबादी का जो है लगभग 90% लोग कौन थे। किसान थे, पादरी थे, वकील थे, अमीर थे। तो इसका जो 3 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा किसान थे। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। देखिए बिल्कुल आपको हम जो है 10वीं की तैयारी बिल्कुल आपको हम गर्दा कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आएंगे, पेपर में बिल्कुल फोड़ के आएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है, 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मांतेस्कू। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। 1791 में जो है फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप जो है पूरा कर लिया था, तो इसका मुख्य रूप क्या था या क्या उद्देश्य था। तो देखिए, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सम्राट की शक्तियों का सीमित करना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए, एग्जाम में बिल्कुल आप लोग फोड़ के आएंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न में कहा है, फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन सी प्रथा उन्मूलन जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो दहेज प्रथा है पहला ऑप्शन, दूसरा है आपका दास प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दास प्रथा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा है, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो इसका सही उत्तर होगा उदारवादी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न में कहा है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों का एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका सी मतलब 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और आप अगर 10th का बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल आप लोग 10th में बिल्कुल 4 के आएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है, फिनलैंड, लतविया, लुथानिया, एस्थोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्सों में किस साम्राज्य के अंग थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा 9 का वो हो जाएगा रूसी साम्राज्य का अंग था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है,
मार्क्स के विचारों को मानने वाला समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लिबर पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? तो याद रखिएगा फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दूसरे खेमे में कौन कौन थे? तो याद रखिएगा कौन कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर दिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न में कहा है पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है, यह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो ये जो है मिर्जापुर, मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है पश्चिमी में यूरोपीय देशों एवं पूर्व एशिया देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो इसका देखिए, इसका जो सही उत्तर लग रहा है वो प्रशांत महासागर होगा या अंटार्कटिक, इस दोनों में कौन सा होगा इसके बारे में आपको कमेंट पर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा है भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा है सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का जो सही उत्तर होगा पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? जातियों के नाम है, शहर के नाम है, शैलियों के नाम है या फिर पहाड़ियों के नाम है? तो पहाड़ियों के नाम है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? भारत की जो उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है उसका जो निर्माण है किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि नदियों के निर्माण से बनी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? किन कारणों से जो है भारत का उत्तरी मैदान जो है कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक के क्षेत्र में माना जाता है? तो देखिए समृद्ध मृदा अवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी कारणों से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा है मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील जो है वो किस देश में स्थित है? तिब्बत में। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए, एग्जाम में बिल्कुल आप लोग फोड़ के आने वाले हैं। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा जेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिलती है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सिंधु नदी में मिलती है। कौन सा नदी में? सिंधु नदी में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम है। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील कौन सा झील है? तो डल झील है। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न में कहा है झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? झीलों के निर्माण से जो है क्या लाभ होता है? तो जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होते हैं। उसके बाद आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, ये भी है। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाते हैं, ये भी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा है
निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं? तो लोकतंत्र में होता है। किसमें होता है? लोकतंत्र में जो है वो अपने शासकों का चुनाव जो है लोग स्वयं ही करते हैं वोट दे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है 2000 वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? तो परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो है वहां के संविधान को बदल दिया गया 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। 25 नंबर प्रश्न में कहा है लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क में निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका समानता और स्वतंत्रता का पोषक। इनमें अनु उत्तरदायी शासन पाया जाता है। इसमें लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन पाया जाता है। इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। तो देखिए विपक्ष में आपसे पूछा है, पक्ष में अगर पूछता तो समानता और स्वतंत्रता के पोषक पाए जाते हैं। इसमें लोकतंत्र लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन पाया जाता है। अगर पक्ष में पूछता तब इसमें निर्णय लेने का जो है बेहतर संभावना होती है। यहाँ पूछा है विपक्ष में तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। इसमें इनमें जो है अनउत्तरदायी शासन पाई जाती है। तो इसका जो 2 है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है लोकतंत्र में किस समस्या के समाधान में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? लोकतंत्र में जो है किसी समस्या के समाधान में जो है किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो विपक्ष दल की भी महत्वपूर्ण अधिक होती है, मीडिया की भी, सत्तारूढ़ी दल की भी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा है आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। आज की दुनिया में जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप पूछा है, क्या है? तो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाना। लोगों के द्वारा वोट देकर के जो है जो सरकार चुना जाता है उसी से शासन चलाना जो है आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भावे जेल में 28 वर्ष तक रखना पड़ा, वह जेल किस द्वीप में स्थित था? तो इसका जो सही उत्तर होगा 28 का वो हो जाएगा रोबेन द्वीप में। कहाँ पे? रोबेन द्वीप में स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगे तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो देखिए भेदभाव वाले कानून को वापस लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंध को उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। सभी कारण था ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा है लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है? लोकतांत्रिक शासन वाले देश में जो है संविधान का होना जरूरी माना जाता है, बहुत ही आवश्यक है। संविधान के बिना कोई भी लोकतंत्र देश की कल्पना करना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर दीजिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न में कहा है भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारों की विभिन्नता झेली थी? तो देखिए धर्म के, जाति के, भाषा के या भूमि का। तो याद रखिएगा धर्म के आधार पर जब बांटा गया था तब जाकर के धर्म के आधार पर मुस्लिमों ने पाकिस्तान को चुना और वैसे कुछ मुसलमान थे जो हिंदुस्तान में भी रहना अपना पसंद किया तो वो हिंदुस्तान में भी रहे। तो एक धर्म के आधार पर ही ये आपका विभाजन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में कहा है संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करती है? संविधान का जो है प्रमुख रूप से क्या काम है? लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है,
सरकार के अधिकारों की सीमा तय करती है। संविधान जो है सरकारों के अधिकारों को सीमित कर देता है, सीमा एक तय कर देता है। समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ये भी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न में कहा है पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रायगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न में कहा है भूमि मापने की मानक इकाई को क्या कहते हैं। भूमि नापने की जो है मानक इकाई को क्या कहते हैं। किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर या मिलीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हेक्टेयर। इसकी भूमि मापने की इकाई को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न में कहा है भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है। भारत के गांव में जो है उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है। खेती, सिंचाई, मत्स्य पालन, दूध उत्पादन। तो याद रखिएगा 35 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न में कहा है लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डायरी किस प्रकार की क्रिया है। लघु विनिर्माण है, उसके बाद परिवहन है, दुकानदारी है, डायरी जो है ये किस प्रकार की क्रिया है। तो याद रखिएगा ये सभी जो है वो गैर कृषि क्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न में कहा है आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास की दृष्टि से जो है कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मानवीय पूंजी। आर्थिक विकास की दृष्टि से पूछा है, आर्थिक दृष्टि से जो हो जाएगा विकास की दृष्टि से मानवीय पूंजी का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। निम्न में से कौन सा कारक जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल्य निर्माण। तो इसका जो सही उत्तर होगा 38 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी जो है कारक जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न में कहा है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिला एवं पुरुष के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का जो सही उत्तर होगा वो श्रम का विभाजन हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न में कहा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। किस प्रकार की जो जनसंख्या है वो अर्थव्यवस्था पर एक बोझ होती है। तो याद रखिएगा निरक्षर और अस्वस्थ जो है जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक बोझ होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न था। बिल्कुल हम इसी तरह का और भी सब्जेक्ट का प्रश्न करवाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए। अगर आप 10th में जो है आप 90% से भी ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिल्कुल आप लोग फोड़ के आएंगे एग्जाम में, गर्दा मचा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।